नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग विश्व की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, जिसमें गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबर, जूट, कपास आदि से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो फसल उत्पादन की भौतिक दशाओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, गेहूँ बोते समय औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मध्यम तापमान व मध्यम वर्षा शीतोष्ण जलवायु इसके लिए उत्तम मानी जाती है। अलग अलग किताबों में कुछ ये जो डिग्रीज वगैरह हैं वो अलग अलग मिल सकती हैं, तो आपको एक कंसेप्ट बना करके चलना पड़ेगा। तो इसमें ये है, गन्ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, आदर्श न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मिट्टी अच्छी तरह से शुष्क होनी चाहिए इसमें, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसके लिए अच्छा माना जाता है। कहवा उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में यह पैदावार की जाती है, कहवा यानी कॉफ़ी की। चावल उष्ण आर्द्र जलवायु, उष्ण और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। जल जमाव की आवश्यकता इसमें पड़ती है। तापमान 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस। वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक, और नदी डेल्टा इसके लिए उपयुक्त माने जाते हैं। रबर तापमान 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस, देखिए इसमें भी 20 से 27 डिग्री सेल्सियस दे रहा है, और यहाँ पे चावल वाले में भी 20 से 27 डिग्री सेल्सियस दे रहा है। थोड़ा बहुत डाटा वेरी कर सकता है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको एक कंसेप्ट बना के चलना पड़ेगा कि लगभग कितना होता है। जूट तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी देखिए, यानी चावल, रबर और जूट के उपज के लिए एक जैसे तापमान की आवश्यकता पड़ती है। वार्षिक वर्षा भी तीनों में एक समान है, 150 सेंटीमीटर से अधिक। कपास उच्च तापमान और कम वर्षा की आवश्यकता होती है। चाय पहाड़ी ढाल इसके लिए उपयुक्त माने जाते हैं, जहाँ पे वर्षा ज़्यादा हो लेकिन इसके जड़ों में पानी न जमा हो। फसल शीर्ष उत्पादक देश कौन से हैं? 2025 की परीक्षा यदि आप दे रहे हैं, कोई भी LT ग्रेड का भी निकला है तो उसमें ये डाटा काम करेगा, आगे फिर बदल सकता है, लेकिन 2025 तक मैं यह 2025 लिखा हूँ, यानी कि ये आंकड़े 2025 पे आधारित नहीं है, लेकिन 2025 तक जो भी पूछे जाएंगे उसके लिए यह काम करेगा आपका। तो गेहूँ उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर, भारत द्वितीय, रूस तीसरे स्थान पर, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस का नंबर आता है। दूसरा है गन्ना, इसमें ब्राज़ील प्रथम स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पर, चीन और थाईलैंड क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पे आते हैं। तीसरा कहवा है, ब्राज़ील पहले स्थान पे है, वियतनाम दूसरे स्थान पर और कोलंबिया तीसरे स्थान पर, फिर इंडोनेशिया, इथोपिया का स्थान आता है। चावल उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे है, भारत द्वितीय स्थान पे और बांग्लादेश तृतीय स्थान रखता है, इंडोनेशिया चौथे स्थान पे आता है। पांचवा है रबर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम और भारत क्रमशः घटते क्रम में है यह। थाईलैंड सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन करता है, उसके बाद इंडोनेशिया, फिर वियतनाम और भारत का चौथा स्थान है वर्तमान में। जूट उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है और बांग्लादेश दूसरे स्थान पे, चीन तीसरा स्थान रखता है। कपास उत्पादन में चीन पहले स्थान पे, फिर भारत का स्थान आता है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील का स्थान आता है। चाय उत्पादन में चीन, फिर भारत, फिर केन्या और श्रीलंका का स्थान है। अब हम लोग फसल उत्पत्ति क्षेत्र देखते हैं, जैसे मक्का का उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा रहा है, तो परीक्षाओं में अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग इसका मिलता है। जैसे अमेरिका दे दिया सीधे सीधे तो ये हो जाएगा, मध्य अमेरिका दिया तो ये और स्पेसिफाइड दे दिया, मैक्सिको यदि लिखता है तो और भी ज़्यादा स्पेसिफाइड हो गया ये। इस तरह से इसमें एक जगह हमको मिला था कि दक्षिणी अमेरिका भी लिखा रहता है, तो अमेरिका को इसमें ध्यान में रख के चलिए, स्पेशली मध्य अमेरिका इसका उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है। चावल, गन्ना और आम का उत्पत्ति क्षेत्र भारत है। जैपोनिका चावल, चावल का एक प्रकार होता है यह मध्य चीन में इसका उत्पत्ति स्थान है। कॉफ़ी का उत्पत्ति स्थान इथोपिया है और उत्पादन में यह 5वां स्थान रखता है। रबर का जो मूल स्थान है, उत्पत्ति क्षेत्र है, वो ब्राज़ील, किंतु रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है। आप देखेंगे कि अभी उत्पादन में मैं बता रहा था तो टॉप 5 में भी ब्राज़ील का नाम नहीं था। इथोपिया का उत्पत्ति क्षेत्र काफ़ी है और ये 5वां स्थान कम से कम रखता है। छठवां है पौध कृषि यानी वेजिकल्चर, यह दक्षिण पूर्व एशिया इसका उत्पत्ति क्षेत्र है। अब हम लोग महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ कुछ है उसे देख लेते हैं। फेल्ला, फेल्ला क्या होते हैं? मिस्र का कृषक, मिस्र के कृषक को फेल्ला कहा जाता है।
स्टेंसियस अर्जेंटीना के बड़े पशु फार्म है ये, इनको आप स्टेंसियस कहते हैं। फजेंडा ब्राज़ील के कहवा बागान को फजेंडा कहा जाता है। अमेरिकी फार्म स्टेट यानी कृषि गृह एकाकी अधिवास का उदाहरण है। कृषि गृह अधिकांशतः आंग्ल अमेरिका में पाए जाते हैं। आंग्ल अमेरिका का अर्थ क्या होता है? आंग्ल अमेरिका में दो देश आते हैं, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ कृषि गृह क्या है? ये फार्म स्टेट कहे जाते हैं। विश्व के विभिन्न देशों में स्टेट कृषि के नाम लैटिफंडिया यूरोप में, रैंचेज एंग्लो अमेरिका में, फजेंडास लैटिन अमेरिका में, प्लांटेशन एशिया में। अब इधर देखिए उत्पादों की प्राप्ति कहाँ से होती है। कॉफ़ी का उत्पादन बीज से होता है प्राप्ति, कपास की प्राप्ति फल से होता है, चाय की प्राप्ति पत्ती से, और जूट का उत्पादन या प्राप्ति तना से होता है। चावल को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इसकी चावल की दो किस्में हैं, जैपोनिका या सिनिका इसी को कहते हैं। पूर्वी एशिया एवं इटली में यह बोया जाता है। उत्पादक क्षेत्र इनके इंडिका उष्णकटिबंध क्षेत्र है। अधिकांश देशों में इंडिका किस्म की चावल उत्पादित की जाती है। पश्चिम बंगाल में एक कृषि वर्ष में चावल की 3 फसलें लेते हैं, जिन्हें औस, अमन, बोरो कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय मानसून चावल की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दक्षिणी पूर्वी एशिया चावल की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। चावल की फसल प्राच्य संस्कृति से संबद्ध रही है, मतलब प्राचीन समय से ही चावल की खेती होती आ रही है। चावल की खेती के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है। अब कहवा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। काफ़ी उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध की उपज है। आपको सब कुछ याद करना पड़ेगा, ये सब जितना देख रहे हैं ये क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं कहीं ना कहीं। काफ़ी की 3 किस्में अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका है। रोबस्टा किस्म की काफ़ी भारत में अधिकांशतः जो भारत की काफ़ी है वह रोबस्टा किस्म की है। विश्व का कहवा पोर्ट यानी काफ़ी पोर्ट सेंटोस बंदरगाह ब्राज़ील में स्थित है। ब्राज़ील के कहवा उद्यान को फजेंडा कहा जाता है। कहवा उत्पादन में ब्राज़ील का विश्व में प्रथम स्थान है और यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्रादायनी फसल है ब्राज़ील के लिए। चाय के बारे में देख लेते हैं। ये जो है चीन, सिक्यांग घाटी, क्यांगसी, फुकेन ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, इनको याद रखना पड़ेगा। सिक्यांग घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह चाय के उत्पादन के लिए जानी जाती है। निर्यात में चीन का प्रथम स्थान है। उसके बाद भारत का स्थान आता है। नीलगिरी, दार्जिलिंग, ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटी। ये ब्लू इसलिए किया हूँ इसको कि ये परीक्षाओं में आ चुके हैं कि ये किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो चाय के उत्पादन के लिए नीलगिरी, दार्जिलिंग और ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटी। और निर्यात में दूसरा स्थान भारत का है। श्रीलंका कैंडी बेसिन यही एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है श्रीलंका का, इसलिए इसको जरूर से याद रखेंगे। जापान में दक्षिणी होन्शु, उत्तरी शिकेकु और उत्तरी क्यूशु में चाय का उत्पादन होता है। उलांग किस्म की चाय ताइवान में उत्पादित की जाती है। ताइवान में जो चाय उत्पादित की जाती है उसको क्या कहा जाता है? उलांग। चाय की खेती के लिए वर्षा की अधिक मात्रा चाहिए, किंतु पानी लगना नहीं चाहिए जड़ में। अम्लीय मिट्टी चाय के बागानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। किस तरह की मिट्टी चाय के बागान के लिए अच्छी मानी जाती है? तो अम्लीय मिट्टी, एसिडिक सॉइल माना जाता है, इसको याद रखेंगे। कपास के बारे में देख लेते हैं हम लोग। कपास का पौधा मालवेसी परिवार से संबंधित है। किस परिवार से है? मालवेसी परिवार से संबंधित है। मिस्र कपास उत्पादक प्रमुख देशों में से एक है, जहां नील नदी द्वारा निर्मित जलोढ़ मृदा पर कपास की खेती की जाती है। कई जगह चावल और कपास में पूछ देता है कि नील नदी का डेल्टा किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो याद रखिएगा कि चावल के लिए नहीं, कपास की खेती के लिए यह जाना जाता है। लंबे रेशे वाली कपास को समुद्र द्वीपीय कपास, सी आइलैंड कॉटन भी कहते हैं। अब देख लिए कपास की श्रेणियां हैं यहाँ पे। सर्वोत्तम श्रेणी, लंबे रेशे वाली श्रेणी मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज में उत्पादित की जाती है। मध्यम श्रेणी यानी मध्यम रेशे होते हैं लंबाई में, मध्य एशियाई गणराज्य में ये पैदा किए जाते हैं। निम्न श्रेणी छोटे रेशे वाले जो कपास हैं वह भारत और ब्राज़ील में पैदा किया जाता है। कृषि महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। कृषि एक समरूप प्रदेश है, होमोजीनियस रीजन कहा जाता है कृषि को, ये याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। LT ग्रेड का फॉर्म डाल रहे हैं आप,
और इसमें ये सिलेबस में है भी। तो आपको अलग से कुछ मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि LT ग्रेड का कुछ सीरीज चलाऊँ फिर PGT का चलाऊँ। मैं समराइज करके, चाहे आप TGT दीजिए, PGT दीजिए, LT ग्रेड दीजिए, चाहे किसी भी राज्य की भूगोल से आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, उसमें यह सारे वीडियो आपके लिए लाभकारी होंगे। कृषि विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सिंचाई है। विश्व में हरित क्रांति के प्रारंभ का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। चावल और गेहूं के बाद विश्व का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न कौन सा है? मक्का है। नीदरलैंड्स में प्रतिकूल भौतिक परिस्थितियों के बावजूद गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादन दर बहुत ऊंची है। हवाई द्वीप में गन्ना लगभग साल भर कारखानों को प्रदान किया जाता है। साल भर यहाँ पे गन्ना मिलता रहता है चीनी मिलों को। क्षेत्रफल की दृष्टि से गन्ने में प्रयुक्त सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी यानी हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में बहुत विकसित है। याद रखेंगे इसको। भूमध्य सागरीय प्रदेश में खट्टे रसदार फल बहुत ही सामान्य है, सबको ये आता होगा। सबसे अधिक देशों में उगाई जाने वाली फसल मक्का है। USA में उत्पादित अधिकांश मक्का पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। USA में मक्का जो उत्पादित होता है उसको अधिकांशतः पशुओं को खिला करके उनको मोटा बनाया जाता है मांस के लिए। ऊंचाई वाले यानी ऊपरी क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। चाय जापान की प्रमुख नगदी फसल है। चाय, काफ़ी नहीं, काफ़ी वहाँ पे नहीं पैदावार होती है, चाय को ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। मलेशिया रबड़ की बागाती कृषि के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। नीदरलैंड ट्यूलिप पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है, यानी ट्यूलिप पुष्प उत्पादन के लिए कौन सा देश जाना जाता है? तो नीदरलैंड जाना जाता है। कनेक्टिकट घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तंबाकू के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। USA में पड़ता है कनेक्टिकट घाटी। मोती मुक्ता की खेती के लिए तूतीकोरन प्रसिद्ध केंद्र है। केला सदाबहार उपज निम्न भूमि आर्द्र उष्णकटिबंध में उगाया जाता है। भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र, मिस्र की नील घाटी व ब्रह्मपुत्र घाटी मूल रूप से कृषि पर निर्भर है। ठंडे प्रदेशों जैसे अंटार्कटिका एवं न्यूजीलैंड में ग्लास हाउस कृषि पद्धति से टमाटर एवं अंगूर तथा अर्ध उष्णकटिबंधीय फलों का उत्पादन किया जाता है। सरकंडा रीड्स जो बिना मधुमक्खियों के शहद उत्पन्न करता है, ईख के बागान की फसल से संबंधित है। यह विश्व भर में होने वाले अधिकांश विपुल अनाज उत्पादन की प्रमुख कारण फसल में वृद्धि है। चना एवं अन्य दालों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, यानी कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर के मिट्टी में उसको बढ़ाता है। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की फसल चना सूखा प्रतिरोधी वर्ग के अंतर्गत आती है। कौन सी फसल सूखा प्रतिरोधी के अंतर्गत आती है? तो चना, याद रखेंगे। जूट को स्वर्णिम रेशे के रूप में जाना जाता है। कनाडा में कृषि जलवायु कारणों से गंभीर रूप से नियंत्रित है। खाद्य सामग्रियों में चॉकलेट पानी की सर्वाधिक मात्रा का उपयोग करता है। इसको आप नेट पर डाल के सर्च करेंगे, आपको पता लगेगा कि 100 ग्राम चॉकलेट बनाने में कितना पानी खर्च होता है, ये आपको पता लग जाएगा। कृषि में महिलाओं की भूमिका, हरित क्रांति के आने से कृषि विकास कार्यक्रम में महिलाओं की भूमिका में कमी आई है। विश्व के कम से कम 50% खाद्यान्नों के लिए महिला कृषक जिम्मेदार हैं। महिला कृषक कम मजदूरी पर पुरुष कृषकों से अधिक समय तक काम करती हैं। ये कृषि में महिलाओं की भूमिका के बारे में ये बताया गया है। शुष्क कृषि की विशेषता क्या होती है? तो आर्द्रता संरक्षण, ह्यूमिडिटी कंजर्वेशन होना चाहिए। उसके बाद मृदा का पोषण, सॉइल पल्वराइजेशन, वाष्पीकरण बचाव, इवेपोरेशन प्रोटेक्शन होना चाहिए। दक्षिणी पूर्वी एशिया को प्राचीनतम कृषि का पालना के रूप में जाना जाता है। वृक्षों एवं पशुओं के घरेलूकरण का प्रारंभ नियोलिथिक काल यानी नवपाषाण काल में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि प्रदेश का विस्तार थोड़ा सा देख लेते हैं। चारा एवं दुग्ध पशुपालन क्षेत्र
उत्तरी पूर्वी राज्य एवं झील प्रदेश में इसका विस्तार देखने को मिलता है। शीतकालीन गेहूं का क्षेत्र कंसास एवं नेब्रास्का में है। बसंतकालीन गेहूं का क्षेत्र उत्तरी डकोटा, दक्षिणी डकोटा, मिनेसोटा, मोंटेना आदि राज्यों में है। उपोष्ण फसल का क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी भाग है। मक्का पेटी में स्थित राज्य इंडियाना, इलिनोइस, केंटुकी प्रमुख हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की कपास मेखला की उत्तरी सीमा का निर्धारण 200 पाला रहित दिन द्वारा होता है। ये जो जितना ये लिखा हूँ आपको याद करना पड़ेगा। मक्का पेटी की पश्चिमी सीमा का निर्धारण 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला वीडियो आपको मैं प्रैक्टिस सेट 2 के रूप में उपलब्ध कराऊंगा। एग्रीकल्चरल जियोग्राफी से संबंधित प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं वह आप प्रैक्टिस सेट 2 में आपको देखने को मिलेगा। इसको भी मैं संडे तक अपलोड कर दूंगा। तो यदि दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।